सो रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आप लोगों से ही मैसेजेस के थ्रू जानना चाहूँगा, या अगर आप लोग बोल के बताना चाहें तो एक बार के लिए मैं ऑडियो ऑन कर लेता हूँ और आप लोग बोल के बताएँ कि अभी तक जो अगर आप ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? आप ट्रेडिंग के बारे में क्या कुछ जानते हैं? ऑल्दो मैं मान के चल रहा हूँ कि ट्रेडिंग अभी किसी को कुछ भी नहीं पता, ना शेयर मार्केट पता है, फिर भी आप लोगों का एक्सपीरियंस जानने के लिए कि अभी तक कैसा रहा है, आप लोग न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते आए हैं या कोई टिप्स बेस्ड करते आए हैं या यूं ही रैंडम तरीके से ट्रेड किया है? मैं स्टार्ट करती हूँ पंकज। मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ और फर्स्ट टाइम ही ये क्लास अटेंड कर रही हूँ। कोई नॉलेज नहीं है, कोई, हाँ सुना हुआ है कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बट न्यूज़ वैसे रीड करती हूँ, बट शेयर में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करा इस फील्ड में। मैं भी अपना थैंक यू एक्सपीरियंस शेयर जतिन कर जी। देता हूँ पंकज जी। मेरे एक अच्छे मित्र हैं, उनका नाम भी पंकज ग्रोवर है। तो पिछले कुछ 4-5 महीनों से मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। वो जो टिप्स देते हैं उसी के बेसिस पे मैं बाय सेल कर देता हूँ। और अभी तक 90% मतलब हर 10 में से 9 ट्रेड ऐसी गई हैं जिनमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, और 1-2 ऐसी रही होगी जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा रहा है, और इसीलिए क्योंकि काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी थी, तो सीखने की इच्छा हुई कि मतलब इन चीज़ों को सीखा जाए। तो बोला जाता है ना कि अगर एक आदमी अगर आपको मछली मारना सिखा रहा है और एक आदमी आपको मछली मार के दे रहा है, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो वही वाला डिफरेंस है यहाँ पे, तो इसीलिए मतलब मैं क्लासेस ज्वाइन करी। थैंक यू जतिन जी। हार्दिक, लक्ष्य, दिव्यांश, आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर फ्रेश है बिल्कुल, एकदम बिगनर। कुछ नहीं पता, नो नॉलेज। जी लक्ष्य जी। दिव्यांश भाई? मैं भी अभी फ्रेशर ही हूँ भैया। मैंने मतलब थोड़े बहुत टर्म्स के बारे में मेरे को मतलब पता था ऑनलाइन, मैंने जब रिसर्च करी स्टॉक मार्केट के बारे में। बट मैं क्योंकि मतलब अभी एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ही हूँ। सो मैं मतलब ज़्यादा कैपिटल नहीं है मेरे पास, और मैं उस कैपिटल को ज़्यादा रिस्क नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ ताकि मैं सीख सकूँ स्टॉक मार्केट को, एंड आई कैन यू नो इम्प्रूव माई एक्यूरेसी। थैंक यू दिव्यांश। हार्दिक जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? शायद हार्दिक भाई नहीं शेयर कर पा रहे। तो एक बार के लिए अभी हम माइक को ऑन ही रख रहे हैं। क्या पूछे चाचू? मैं ये पूछ रहा हूँ हार्दिक क्या भाई पूछ रहे कि थे? आपका ट्रेडिंग में कोई एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, मेरा तो कोई नहीं था। कोई एक्सपीरियंस अभी नहीं रहा। फिलहाल नहीं है। मेरा क्रिप्टो में है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस। अच्छा। नहीं, क्रिप्टो तो मैं नहीं समझता। बाकी अच्छी चीज़ है, बहुत से लोग उसमें बहुत कुछ कमा रहे हैं, स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। पर मेरा मानना है, और ट्रेडिंग ये में नहीं है। फर्मली मानना है, कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो हमें उस चीज़ में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमाई ना तो स्टॉक मार्केट देगी, ना रियल एस्टेट देगा, ना ही कमाई देगी आपको कोई और बिजनेस। आप उस बिजनेस की इन डेप्थ क्या जानते हो, उसके इन एंड आउट्स क्या जानते हो, वो चीज़ आपको कमाई देगी। तो जब तक आपको उस बिजनेस के इन एंड आउट्स नहीं पता, स्टे अवे फ्रॉम दैट बिजनेस, और एल्स वो बिजनेस नहीं, वो आपके लिए गैम्बल है। और आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि शेयर मार्केट एक जुआ है, और ये बात बिल्कुल सही है उन सभी लोगों के लिए कि शेयर मार्केट एक जुआ ही है। आप में से कितने लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? क्या स्क्रीन पे कुछ ग्राफ दिख रहे हैं? प्लीज मैसेज करके बता दें, शायद मैंने आप लोगों को म्यूट किया हुआ है। नो, जितिन जी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं दिख रहा। अक्षज ओपी गेमर की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? तो मैं जान सकता हूं किसने ज्वाइन किया है? गेमर आईडी। जी सर, बता सकते हैं अक्षज वाली आईडी से किसने लॉगिन किया है?
अक्षर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बोल सकते हैं। गीतिका दिस साइड। हाय गीतिका, वेलकम। गीतिका, आप थैंक अपना यू। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि क्या आपका स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस रहा है? मुझे क्या कोई आपने नॉलेज नहीं, आई एम जीरो इन दिस फील्ड। अरे वाह! तो हम सारे ही ज़ीरो हैं और ज़ीरो से ही इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो ओके। मैं एक बार के लिए सभी को म्यूट कर रहा हूँ और अगर आप में से किसी को कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप देख लूँगा। क्योंकि स्क्रीन पे देखना और व्हाट्सएप पे थोड़ा-सा मैंने इसमें नोटिफ़िकेशन ऑन रखा हुआ है, तो देखना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। स्क्रीन को अब मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप में से, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, किसी प्रोडक्ट का प्राइस कब बढ़ेगा? डिमांड और सप्लाई थ्योरी की अगर हम बात करें, तो डिमांड और सप्लाई थ्योरी जो हमें बताती है, वो सिंपल सिंपल दो चीज़ें बताती है। डिमांड और सप्लाई हमें सिंपल सिंपल दो चीज़ें बताती है और उन दो चीज़ों को मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। समझ ना आए तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिएगा। कुछ इसको देख के गीतिका इकोनॉमिक्स की याद आ रही होगी, जो हम एक साथ पढ़ते थे। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे अगर मैं क्वांटिटी को रखूं, क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड, और इस तरफ अगर मैं प्राइस को रखूं, और जीरो से हम प्राइस को थोड़ा सा आगे तक लेके चलते हैं। लक्ष्य, आपको भी कुछ कुछ याद आ रहा होगा, आपने भी क्लास 12th में यही पढ़ा है। हार्दिक, आपने भी यही पढ़ा है। 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ पर हम प्राइस में लिखते हैं 10, 20, 30, 40। आप में से किसी एक का माइक ऑन है, तो प्लीज़ एक बार के लिए माइक ऑफ कर लेंगे? मैं बार-बार इस कंट्रोल पे नहीं जा पाऊँगा। इससे यहाँ पर हमें दो तरीके के, ये डिमांड का हमारा ग्राफ है और ये हमारा ग्राफ है सप्लाई का। तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स में एक बात हम हमेशा बोलते हैं कि इन दो फैक्टर को छोड़ के अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेंगे तो हमारी ये डिमांड और सप्लाई थ्योरी काम करेगी। तो यहां पर भी हम यही मान के चल रहे हैं कि अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। एक प्रोडक्ट जो मुझे 150 रुपए में मिल रहा है, वो कब तक मुझे 150 रुपए में मिलता रहेगा? एक सिचुएशन ये। दूसरी ये कि इस प्रोडक्ट का प्राइस 140 कब होगा और इसी प्रोडक्ट का प्राइस 160 कब होगा? सब्जेक्ट टू अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। सिर्फ डिमांड और सप्लाई को अगर हम स्टडी करें, तो क्या इसका कोई आंसर देना चाहेगा? आप खुद को अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलें। प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड लेस होगी। प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड लेस होगी। लेस ठीक होगी है, और ठीक है। वाइस वर्सा हाँ, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। और इंक्रीज सप्लाई हो के केस में, जाएगी। हाँ, सप्लाई के केस में उल्टा होगा, प्राइस ज्यादा राइट। होगा। राइट, यहाँ पर लाइक 50 रुपए का अगर प्राइस है, तो ज्यादा लोग इसको बेचने को तैयार है। 40 रुपए पे इसकी ऑलमोस्ट 50 के करीब क्वांटिटी बिकने को तैयार है। ठीक लेकिन है। जैसे ही इसका प्राइस 10 रुपए हो जाता है, तो इसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी जो है वो 10 रुपए ही हो जाती है। डिमांड की राइट। बात करते हैं। जब प्राइस 10 रुपए है, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड 50 है, और जब प्राइस बढ़ करके 50 हो जाता है, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो सिर्फ 10 रह जाती है। राइट। और इन दिनों के बीच में जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मेरा अभी भी वही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि 150 का प्राइस 160 कब होगा? अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि जब मुझे 150 रुपए पे वो चीज मिलना बंद हो जाएगी
और उतने पे नहीं मिलेगी और उससे ज़्यादा पे मिलेगी तो उसका प्राइस बढ़ा हुआ माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल लेने के लिए हम एक और स्क्रीन खोलते हैं पेंट की ही, और यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कुछ कोशिश करते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें कुछ हाई-फाई हम चीज़ें लगा भी नहीं रहे। इसमें क्या होगा, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कब बढ़ेगा? सपोज़ मुझे ₹100 में 1,000 क्वांटिटीज़ की नीड है किसी भी एक प्रोडक्ट की, एक्स प्रोडक्ट की। ये एक्स प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। ये एक्स प्रोडक्ट मोबाइल हो सकता है, ये एक्स प्रोडक्ट शर्ट हो सकती है, टी-शर्ट हो सकती है, चश्मे हो सकते हैं, टीवी हो सकते हैं। ये 1000 क्वांटिटी की मुझे नीड है और 1000 क्वांटिटी के लिए मैं ₹1500 पे करने को रेडी हूँ पर क्वांटिटी। 1000 क्वांटिटी इंटू ₹1500 मैं पे करने को रेडी हूं, तो इसको हम बोलेंगे डिमांड। इसको हम बोलेंगे डिमांड। अब सप्लाई हमें देखनी पड़ेगी कि इस प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है। इस प्रोडक्ट की सप्लाई ₹1500 पर 800 सप्लायर इसे बेचने को तैयार हैं। तो 1000 में से मैंने 1000 की क्वांटिटी डिमांड की, सप्लाई 200 की हो गई। अभी भी कितने ऑर्डर पेंडिंग है जो मुझे इस प्राइस पे नहीं मिले? दैट इज 200। ये जो 200 मेरे डिमांड के ऑर्डर पेंडिंग हैं, इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। तो डिमांड जोन वो एरिया होता है जहां पर पेंडिंग डिमांड के ऑर्डर होते हैं, और इसका ऑपोजिट वही होगा जो सप्लाई के ऑर्डर के लिए आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यही एक्स प्रोडक्ट को सेल करने की अगर बात करूं और सप्लाई की बात करूं, तो मैं 3000 क्वांटिटी बेचने को तैयार हूं, लेकिन ₹1500 पे नहीं, ₹2000 पे बेचने को तैयार हूं। इससे कम में नहीं बेचूंगा। लेकिन अगर मैं नीचे से देखूं तो जब प्राइस ऊपर की तरफ आएगा, तो इस बंदे ने जो मार्केट में ये एक्स प्रोडक्ट लेने निकला था 800 प्रोडक्ट, तो इसको मिल गए इसके प्राइस पे ₹1500 पे। अब बाकी प्रोडक्ट अगर सिर्फ इसको मैं ही बेच सकता हूं, तो ये मेरे पास आएगा और मेरे से ये प्रोडक्ट कितने में ले लेगा? ये मेरे से कितनी क्वांटिटी ले लेगा? 200 क्वांटिटी ले लेगा। 2000। और यहां पर अभी भी मेरे पेंडिंग सेलिंग के ऑर्डर बचेंगे 2800। ₹2000 पे इसको हम बोलेंगे पेंडिंग सप्लाई के ऑर्डर। तो जहां पेंडिंग सप्लाई के ऑर्डर हैं, ये क्या था? ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड और नीचे क्या था? क्वांटिटी डिमांडेड। तो दोनों का डिफरेंस क्या रह गया? दोनों का डिफरेंस रह गया जो पेंडिंग हुआ वो क्या है? वो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, और जहां सप्लाई के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उस एरिया को हम बोलते हैं सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन वो एरिया है जहां पर पेंडिंग सप्लाई के ऑर्डर्स हैं। अब ये किसी भी शेयर या कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताएं, आप एक मोबाइल खरीदने गए, आईफोन ही खरीदने गए, या आप एक शर्ट खरीदने गए, वो शर्ट क्या मार्केट में लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होगी या बहुत सारी क्वांटिटी में उसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है? सपोज हम आईफोन 15 प्रो ही लेने जा रहे हैं, क्या उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है मार्केट में? 10-20 पीस ही हैं या हजारों पीस हो सकते हैं? मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं, आप लोग कॉल अनम्यूट करके बोल सकते हैं। इसका सही जवाब जो मुझे लगता है कि उसके बहुत सारे थाउजेंड्स में पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं। तो बेसिकली जब पेंडिंग के सप्लाई के ऑर्डर मेजर लगेंगे या डिमांड के ऑर्डर मेजर लगेंगे, वो ऑर्डर लगा पाएगा कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं ये स्टॉक का ऑपरेटर है, ये स्टॉक के प्राइस को ऑपरेट कर रहा है। तो स्टॉक का ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जहां पेंडिंग डिमांड के ऑर्डर लगा देगा, वहां बन जाएगा डिमांड जोन, और जहां वो पेंडिंग सप्लाई के ऑर्डर लगा देगा, वहां बन जाएगा सप्लाई जोन। तो हमें क्या करना है, मार्केट में जब भी कभी आप किसी भी आप ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट हो, जैसे मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई के साथ है, तो अगर मैं आपको आईसीआईसीआई का लॉगिन दिखाऊं,
तो जब भी मैं इस पेज पे लॉगिन करूंगा, इसको एक बार के लिए रिफ्रेश कर देते हैं। जब भी मैं इस पेज पे लॉगिन करूंगा तो आईडी पासवर्ड के बाद वो एक कमाल की चीज दिखाता है लॉगिन करने पे। और वो क्या चीज दिखाता है, ये आपको और मुझे और हम सबको पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, डेली बेसिस पे पढ़नी चाहिए। ये दिखाता है 9 out of 10 individual traders in equity future and option segment incurred net losses। रिटेल इन्वेस्टर्स में 10 में से 9 लोग ऑप्शन फ्यूचर के सेगमेंट में नेट लॉस लेके जाते हैं, ग्रॉस लॉस नहीं, नेट लॉस। और ऑन एन एवरेज लॉस मेकर रजिस्टर्ड नेट ट्रेडिंग लॉस क्लोज टू 50,000। ऑन एन एवरेज पर ट्रेड जो उनका लॉस होता है वो 50,000 के ऊपर होता है। सिर्फ ये लॉस पे ही कहानी खत्म नहीं हो रही। ओवर एंड अबव द नेट ट्रेडिंग लॉसेज इनकर्ड, लॉस मेकर expended an additional 28% of net trading losses as transaction cost। मतलब अगर आपको 50,000 का लॉस हुआ है तो 28% आप एडिशनल पे करोगे एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये भी आपका एडिशनल लॉस है, यानी कि 15,000 पे इसके ऊपर लॉस और होगा आपको, जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी। इसके अलावा दोज मेकिंग नेट प्रॉफिट इनकर्ड बिटवीन 15 to 50% ऑफ सच प्रॉफिट्स एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जो बचे हुए बेचारे 10% लोग हैं ना, वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो प्रॉफिट का भी 15 से 50% उनका प्रॉफिट जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के तौर पे जा रहा है। तो इस चीज को समझते हुए हमें एक बात बड़े ध्यान से समझनी है कि कमा कौन रहा है। कमा रहा है मार्केट में एक ही बंदा, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या ऑपरेटर। तो अगर हमने ऑपरेटर की चाल पकड़ ली और हमने ये देख लिया पेंडिंग डिमांड जोन कहां है, पेंडिंग सप्लाई जोन कहां है, तो हम उसके पेंडिंग डिमांड जोन से पहले ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसके बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर होंगे। और इन पेंडिंग ऑर्डर को जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो प्राइस यहां से बढ़ के नेक्स्ट सेलर के पास जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज अपने फरीदाबाद के अंदर ही अपने घर के पड़ोस में ही लंगर करवाना है और गोलगप्पों का लंगर करवाना है। सबसे पहले मैं गया लवली गोलगप्पे वाले के पास और मैंने उसे बोला, भाई लवली गोलगप्पे वाले, मुझे आपसे गोलगप्पे चाहिए। उसने बोला दे दूंगा जी। तो मैंने उससे एक लमसम डील कर ली और वो एग्री हो गया कि जो आज की डेट में उसके पास 5,000 गोलगप्पे आए हैं वो मुझे देने को तैयार है 10 रुपए के 4 के हिसाब से, 10 रुपए के 4 के हिसाब से। यानी कि हर एक की जो कॉस्ट हुई वो मुझे पड़ी 2.5 रुपीज के हिसाब से। वो मुझे 5,000 की क्वांटिटी डिलीवर करने को तैयार है और जो मुझसे वो टोटल पैसे ले रहा है वो 12,500 रुपए ले रहा है। अब जब लवली वाले के पास ये 5,000 गोलगप्पे खत्म हो गए तो फरीदाबाद NIT 2 की ही मार्केट में एक और सेलर बैठा है, भवानी मिष्ठान भंडार। मैंने उसे बोला, भाई मुझे तो लंगर करना है और मुझे गोलगप्पों की जो नीड है वो 50,000 की नीड है, 5,000 हो गए पूरे, तू बता तेरे पास कितना माल पड़ा है। उसने बोला, जी मेरे पास 10,000 पड़ा है, लेकिन मैं आपको 10 रुपए के 3 दूंगा कम से कम, मतलब इससे ज्यादा सस्ता मैं आपको नहीं दे सकता, चाहे आप 10,000 के 10,000 उठा लो। तो मैंने इधर भी कैलकुलेट की, 3 रुपए 33 पैसे में जो मेरे अगले एग्जीक्यूट हुए वो 33,300 एग्जीक्यूट हो गए। अभी भी मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, 50 में से 15,000 की डिमांड पूरी हो गई, पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं 35,000। तो 35,000 मैं किससे खरीदूंगा, अगले उस सेलर को ढूंढूंगा जो मुझे इस प्राइस के नियर बाय प्राइस पे बेचने को तैयार होगा। लेकिन अगला सेलर मुझे मिला BTW, और BTW बोल रहा है चाहे आप एक गोलगप्पा लो, चाहे आप 10,000 गोलगप्पे लो, चाहे आप 20,000 गोलगप्पे लो, आपको मैं पूरे के पूरे 35,000 गोलगप्पे भी दे दूंगा, लेकिन उन 35,000 गोलगप्पों का जो रेट रहेगा 10 रुपए के 2 रहेंगे, 5 रुपए का एक मिलेगा। तो अभी तक जो हम शेयर मार्केट के बारे में समझते आए हैं या जानते आए हैं वो ये था कि शेयर का प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, जबकि मार्केट में इसका उल्टा हो रहा है। शेयर का प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग डिमांड के ऑर्डर हैं, पेंडिंग डिमांड के ऑर्डर हैं और नेक्स्ट सेलर जो है वो हायर प्राइस पे अवेलेबल है। तो 3 रुपए 30 पैसे के जैसे ही 10,000 गोलगप्पे खत्म हो गए, अल्टीमेटली प्राइस इंक्रीज होके अपने आप 5 रुपए हो गया उन गोलगप्पों का, डिस्पाइट उसमें कोई भी दूसरा चेंज नहीं आया। और मान लेते हैं कि BTW के पास सिर्फ 15,000 ही गोलगप्पे थे हमारी सप्लाई को पूरा करने के लिए,
75,000 रुपए उसने ले लिए, अभी भी हमारे पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं? 35 में से 15 पूरे हो गए, तो अभी भी हमारे पास 20,000 की पेंडिंग डिमांड है। अब 20,000 की पेंडिंग डिमांड के लिए हम गए नेक्स्ट सेलर के पास, तो नेक्स्ट सेलर बोल रहा है भाई 10 रुपए में एक गोलगप्पा दूंगा। तो अल्टीमेटली हमारे गोलगप्पों का प्राइस बढ़ के 10 रुपए हो गया। तो जो चीज 2.5 रुपए की थी वो 2.5 की बढ़ के 10 कैसे हुई? जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडिंग डिमांड ऑर्डर्स। और जो ये पेंडिंग डिमांड ऑर्डर, पेंडिंग सप्लाई ऑर्डर, इनको स्टडी करने की जो अप्रोच है उसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मार्केट में दो तरीके के ट्रेडर हैं, एक है टेक्निकल एनालिस्ट और दूसरे हैं फंडामेंटल एनालिस्ट। फंडामेंटल एनालिस्ट क्या बोलते हैं? फंडामेंटल एनालिस्ट जो है कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का कैश फ्लो और अनलिमिटेड इतनी सारी चीजें चेक करते हैं जो कि 10-15 सीए मिलके एक साथ चेक करें तो शायद वो सही से उस कंपनी का फंडामेंटल लगा पाए। या अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनियां हैं उन सबके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। वो अगर आप उनमें पैसा लगाते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको बढ़ा हुआ पैसा ही देंगे, क्योंकि इन सभी के फंडामेंटल्स कंपैरेटिवली अच्छे हैं। फंडामेंटल आपको ये तो बता सकता है कि अगले 10 सालों, 20 सालों, 50 सालों के लिए कौन सी कंपनी अच्छी है, लेकिन अगले 5 दिन में, अगले 1 महीने में, अगले 1 साल में उस स्टॉक में कहां से मूव आएगा, किस प्राइस से मूव आएगा और वो प्राइस किस हद तक जाएगा, या अगले 3-4 दिन में स्टॉक की क्या मूवमेंट रहेगी, वो हमें पता चलता है टेक्निकल एनालिसिस से। तो फंडामेंटल एनालिसिस अनडाउटेडली हमें लॉन्ग टर्म का हॉरिजन देते हैं और टेक्निकल एनालिसिस हमें अगले 3 से 5 दिन से लेकर अगले एक लॉन्ग टर्म तक का हॉरिजन भी देते हैं। इस क्लास में आज एक हमारे दोस्त शामिल नहीं हैं। उन भाई साहब को मैंने 22 रुपए पे रेकमेंड किया था जब वो मेरे पास पढ़ने आते थे एज अ क्लास 12 स्टूडेंट, कि आप 22 रुपए का ये शेयर मिल रहा है, आप ले लो, 80 रुपए का भाव इसका होने वाला है अगले 1-2 सालों में, तो आप इसे निकाल लेना। और वो शेयर का नाम था इंडियन ओवरसीज बैंक। 22 रुपए पे खरीदवाया और उस भाई ने हालांकि प्रॉफिट बुकिंग पहले ही कर ली, पर इसका प्राइस 80 रुपए तक एक बार के लिए टच करके आया। तो मैं तो एक लेमैन हूं, मुझे कैसे पता कि इंडियन ओवरसीज की सही बैंक 22 रुपए पे है और 80 रुपए पे ही प्रॉफिट बुक करना है? प्रॉफिट 90 रुपए पे भी तो बुक हो सकता है, 100 पे भी तो हो सकता है, 60 पे भी तो हो सकता है। मुझे कहां बुक करना है प्रॉफिट? जहां पर पेंडिंग सप्लाई के ऑर्डर होंगे, जहां पर पेंडिंग सप्लाई के ऑर्डर होंगे, यानी कि जो सप्लाई जोन होगा, मैं उससे पहले प्राइस पहुंचने से पहले ही अपने ऑर्डर्स को सेल कर दूंगा। तो जो इस चीज को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब ये चार्ट पैटर्न होते कौन कौन से हैं, हम किस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करेंगे, तो ये सामने हमारे एक चार्ट पैटर्न खुला हुआ है। इनमें से कोई भी एक चार्ट मैं खोल लेता हूं। लाइक ये सिगाची का एक स्टॉक है, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने स्टॉक की एंट्री लगा रखी है 66 रुपए 65 पैसे। हालांकि मैंने इसको 30-35 पैसे जल्दी खरीदा और स्टॉप लॉस इसका कुछ 63 रुपए के आसपास लगा रखा है, हालांकि इससे थोड़ा सा नीचे है। वो ऑपरेटर भी तो मेरे चार्ट को रीड करता है, वो भी तो अपनी पोजीशन हिसाब से बनाएगा, तो हमें चार्ट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके शो करना पड़ता है, अपने आइडियाज लगाने पड़ते हैं, ताकि ऑपरेटर भी अगर ये हमारे चार्ट का डेटा रीड कर रहा है तो एटलीस्ट हम स्टॉप लॉस होने से बच जाएं। अब यहां पर ही मुझे बाय करना है, मुझे कैसे पता? तो अगर आप ये प्राइस देखेंगे तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आके, जहां मैंने लाइन खींच रखी है, ये लाइन ड्रॉ कर रखी है 66 रुपए 6 पैसे की, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आके ये रिवर्स कैसे कर गया और मुझे कैसे पता चला कि इसी पॉइंट पे खरीदना है? यही चीज टेक्निकल एनालिसिस है। चार्ट कितने तरीके के होते हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। चार्ट टाइप, एक लाइन चार्ट होता है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या अभी आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस यस सर। थैंक यू। ये बार चार्ट है, ये तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हाइकिंग चार्ट है, रेंको चार्ट है, एनहांस्ड कैंडलस्टिक चार्ट है। तो अलग अलग चार्ट पैटर्न्स हैं। हम कौन सा यूज करेंगे? हम कैंडलस्टिक चार्ट यूज करेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट को स्टडी करना कंपैरेटिवली बाकी चार्ट्स के इजी है। इसमें हम ब्रेकआउट को
इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां पर ऑपरेटर बैठा है, क्योंकि अगर हम ऑपरेटर की दिशा में ही चलेंगे तो हम अच्छे से कमा सकते हैं। जो भी क्लासेस मैं आपकी लूंगा वो 20 लाइव क्लासेस होंगी बैक टू बैक। आप में से जो भी कोई इसे ढंग से सीखना चाहता है उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो इन 20 की 20 क्लासेस को सिक्वेंशियल फॉर्म में देखे, सीक्वेंस में देखे, आगे पीछे जाके ना देखे। आगे पीछे जाके देखेगा तो उसे समझ में नहीं आएगी, इसलिए प्लीज सीक्वेंस में देखें आप इन सारी क्लासेस को। और एक और भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आपको जब मैं बता रहा हूं कुछ तो आप प्लीज उस समय उसे सिर्फ सुने, नोट्स ना बनाएं। नोट्स बनाने के लिए आप रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। क्लासेस आपके पास रहेंगी, रिकॉर्डिंग मैं जैसी क्लास ओवर होगी उसके इमीडिएट बाद कोशिश करूंगा आधे घंटे 2 घंटे में उसे अपलोड कर दूं। पर उससे पहले मेरी आप लोगों से कुछ एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट नंबर 1 जो है वो है कि हैंडमेड नोट्स। अगर आपको सच में सफलता हासिल करनी है ट्रेडिंग के अंदर तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हैंडमेड नोट्स। मैं आपको पीडीएफ दे सकता हूं, मैं आपको पीपीटी दे सकता हूं, सब कुछ दे सकता हूं। अल्टीमेटली उसके साथ क्या होगा, आप उसका एक सुंदर सा प्रिंट आउट निकालेंगे और उसे आप अपनी फाइल्स में क्लोज करके रख देंगे, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो अगर आपने अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं तो एक तो जब हाथ से आप कुछ लिखते हैं तो आपके दिमाग में भी जाता है, पेनिट्रेट होता है, वो चीज आपके लिए फॉरएवर है और वो आपके हाथों से लिखी हुई है, तो आपके लिए वो चीज लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। दूसरा आपका जो आज का आपका होमवर्क है, आपको सारी एप्स, जितनी भी अननेसेसरी एप्स हैं आपके फोन में, आपको वो डिलीट करनी है। मनी कंट्रोल, जी बिजनेस, सीएनबीसी न्यूज, ये सब चीजें आपको डिलीट करनी है, क्योंकि जो भी न्यूज आपको मार्केट में दिखाई जाती है वो ऑपरेटर के द्वारा प्लान्ड होती है। अभी एक न्यूज आई थी, मैं अगर आपको जी बिजनेस वालों की दिखाऊं न्यूज, तो जी बिजनेस पे आने वाले कुछ एक लोगों के ऊपर करोड़ का फाइन लगा था, जो वहां बैठ के एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। वो एक्सपर्ट ओपिनियन देते समय क्या कर रहे थे, जब वो सेल का रेकमेंड कर रहे थे तो खुद बाय कर रहे थे, और जब बाय का रेकमेंड कर रहे थे तो खुद सेल कर रहे थे। मतलब ऑपरेटर रिटेलर को लॉस पहुंचा रहा है और ऑपरेटर के कहने पे ही ये सारी पोजीशंस बनाई जा रही हैं। आप समझे तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो वही तो होंगे जिनके पास बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो इन इन न्यूज चैनल्स को ऑपरेट करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात हो गई। तो प्लीज इन एप्स को डिलीट कीजिए, अगले 20 दिनों के लिए ही नहीं, फॉरएवर इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, इनकी हमें रियली जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर हमने चार्ट्स को स्टडी करना सीख लिया तो इन एप्स में से किसी की जरूरत नहीं है। आप बस चार्ट को स्टडी कीजिए, चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी आपको अपने आप ही आएगी। तीसरा होमवर्क, नो ट्रेडिंग फॉर नेक्स्ट 20 डेज। आप में से कोई भी अगले 20 दिन तक ट्रेडिंग नहीं करेगा। अगर कोई आपने पोजीशन ले रखी है तो प्लीज आप उसे स्क्वायर ऑफ कर दें, चाहे प्रॉफिट में है या लॉस में, वरना अगले 20 दिन तक आपका ध्यान उसी ट्रेड पे रहेगा। आप ये भूल जाएंगे कि आपको कुछ सीखना भी है और उसी ट्रेड की चिंता में गुम हो जाएंगे। तो अगले 20 दिनों तक कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। 10वीं क्लास में हम लोग, 10वीं या 11वीं क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो डिस्कस करेंगे वो होगा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बाद हम लोग सब मिलके ट्रेड्स लेंगे, ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, उसमें से कमियां निकालेंगे, जो सबसे सही ट्रेड होगा उसको मिलकर के एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सीखे बिना कोई भी ट्रेड नहीं लेगा, ये सबसे बुरा काम है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीखे बिना कोई भी ट्रेड लेते हो। आने वाली क्लासेस में जो जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जो हमारे सामने इतने सारे जो चार्ट चूट बने हुए हैं, इसको देख के घबराना मत, सब इजी है, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। और अगर नहीं पता चलेगा तो लाइफ टाइम मेंटरिंग सपोर्ट साथ है आपके, कोई भी ट्रेड आप शेयर कर सकते हैं। जब तक हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड नहीं मिलेगी हम उसे एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, हम उसे रिजेक्ट कर देंगे।
हमें ट्रेड्स ज्यादा नहीं लेनी, लिमिटेड लेनी है, और वो ट्रेड लेनी है जिसको हम 100 में से 100 नंबर दे सकते हैं। बिना 100 में से 100 नंबर दिए हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। डिमांड और सप्लाई क्या होती है? डिमांड और सप्लाई के जोन को हम किस तरीके से चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे? जोन कितने तरीके के होते हैं? जोन्स की स्ट्रेंथ क्या होती है? जोन मार्किंग कैसे करेंगे? ट्रेड सेटअप कैसे करें? एंट्री कहां लें? स्टॉप लॉस कहां लें? टारगेट कहां बुक करें? चार्ट की लैंग्वेज को समझना बेहद जरूरी है, और इन सबसे ऊपर है इंपॉर्टेंट समझना मार्केट की साइकोलॉजी को। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड्स होते क्या हैं, कितने तरीके के ट्रेंड्स होते हैं, उनको कैसे एनालाइज किया जाए, चार्ट में ओवरऑल बिगर पिक्चर को कैसे समझें, ट्रेड स्कोर क्या होता है, हम अपनी ट्रेड को स्कोर कैसे दें, हमें कैसे पता चलेगा ये 100 ऑन 100 की ट्रेड है या 50 ऑन 100 की ट्रेड है, डिफरेंट वे ऑफ एंट्रीज क्या है, कंफर्मेशन एंट्री क्या होती है, जिस जोन को हम ट्रेड करने जा रहे हैं वो जोन काम करेगा ही या नहीं करेगा, इस बात की क्रेडिबिलिटी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं, और मूविंग एवरेजेस का आपस में कोरिलेशन क्या है। 20 मूविंग एवरेज हमने सुना होगा अक्सर टीवी वालों को बोलते हुए, 20 डीएमआ, 30 डीएमआ, डीएमए डेमा बोलते हैं वो, 20 डेमा, 30 डेमा, एसएमए बोल देते हैं। एसएमए सिंपली मूविंग एवरेज, EMA इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये सब चीजें क्या होती है हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। एडवांस ट्रेंड एनालिसिस क्या है? ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, मार्केट में ट्रेंड तो नेगेटिव है फिर भी हम बायर बन रहे हैं, मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है फिर भी हम सेलर बन रहे हैं, तो हम ये कैसे करेंगे और कब आइडेंटिफाई करेंगे? तो हमें हमेशा 2 कदम आगे रहना है एक नॉर्मल रिटेलर से, ताकि हम चार्ट्स को पढ़ के समझ सकें कि हमें कहां क्या चीज करनी है, डिमांड और सप्लाई का कैसे इस्तेमाल करना है, गैप अप और गैप डाउन थ्योरी क्या होती है, मल्टीपल लेवल को मर्ज करके हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट कैसे अपने रिटेलर को फंसाता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड और सप्लाई। हालांकि हम इसको कन्वेंशनल तरीके से नहीं समझेंगे, हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे। कन्वेंशनल पैटर्न मार्केट में जितने भी अवेलेबल हैं, जो यूट्यूबर्स आपको आके बताते हैं, वो यूट्यूबर्स भी बहुत सारे इन बड़े बड़े ऑपरेटर्स के प्लॉटेड हैं। मार्केट में जितनी भी टेक्निक्स आपको सिखाने के लिए इजी टेक्निक्स बनाई गई हैं, वो इसलिए बनाई गई हैं ताकि एक रिटेलर लॉस करे और ऑपरेटर कमा सके। हमें थोड़ा सा उल्टा करना होगा। सेक्टोरियल एनालिसिस, सेक्टर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के सेक्टर्स हैं, तो सेक्टर्स को भी समझना बेहद जरूरी है कि सेक्टर्स हैं क्या और कितने तरीके के हैं। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जब मैं इधर जाता हूं तो मुझे बहुत सारे सेक्टर दिखते हैं। ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में निफ्टी दिखता है, निफ्टी 100 दिखता है, निफ्टी 200 दिखता है, निफ्टी 500 दिखता है, मिड कैप, स्मॉल कैप, टोटल मार्केट। नीचे आता हूं सेक्टोरियल इंडाइसेस में तो ऑटो दिखता है, बैंक दिखता है, कंस्ट्रक्शन दिखता है, फिनसर्व, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, मेटल, मीडिया, आईटी, ऑयल एंड गैस, फार्मा, प्राइवेट बैंक, रियलिटी, पीएसयू बैंक। ये सब हमारे स्टॉक के चयन को या हमारे स्टॉक के कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें स्टॉक लेना है नहीं लेना। सीपीएसई, कमोडिटीज, कंजम्पशन, इंफ्रा, पीएसई, एमएनसी, प्राइवेट सेक्टर, मिड कैप, लिक्विडिटी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इन्हें भी हम समझेंगे। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा चीजें बहुत मुश्किल हैं, लेकिन यकीन मानिए सबसे आसान है। मुश्किल होती तो सबसे पहले मैं ही ना कर पाता। मैथ्स में मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मेरी टीचर, मेरी बुआ जी आज क्लास में लाइन पे है, उन्हें पता, उन्होंने मुझे मार मार के भी 34 मार्क्स ही दिलवाए थे, उससे ऊपर नहीं आ पाए थे। इसका मतलब इसकी मैथ्स कंपैरेटिवली इजी है, इसको समझना कंपैरेटिवली इजी है, इसलिए इस चीजों को हम एनालाइज करके ठीक से समझ पा रहे हैं। स्टॉक की स्कैनिंग कैसे करनी है, टॉप डाउन अप्रोच लेके कैसे चलना है, और अगर कोई शेयर लॉन्ग टर्म में बढ़ता चला जा रहा है तो उसको हम ट्रेल कैसे करेंगे, और इन सारी चीजों को एक साथ लेके हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करके पूरा का पूरा सेटअप सीख सकते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे उस सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रेड टाइगर। अब ट्रेड टाइगर के लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। किसके साथ?
शेर खान के साथ, या तो आप शेर खान के साथ एक डीमैट अकाउंट खुलवा लें, या फिर आप जीरोधा के साथ एक डीमैट अकाउंट खुलवा लें, और जीरोधा के साथ जो आपको लॉगिन मिलेगा वो मिलेगा ट्रेडिंग व्यू का। लेकिन ट्रेडिंग व्यू से ज्यादा जो मेरे हाथ अभी सेट हैं वो ट्रेड टाइगर में सेट है। तो ट्रेड टाइगर के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, आपको जाना है शेर खान की वेबसाइट पर और वहां पर जाके आपको डीमैट अकाउंट खुलवा देना है। इसमें मैं आपको कोई अपना आईडी पासवर्ड नहीं दे रहा कि आप मेरे रेफरेंस से करो, किसी और के पास हो अगर तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो शेर खान में जब आप आईडी यहां पर लॉगिन ट्रेड करेंगे या ओपन डीमैट अकाउंट पे जाएंगे और अपनी डिटेल सारी फिल कर देंगे, तो उसके बाद आपको अकाउंट मिल जाएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा। और एक्सेस मिलने के बाद आपने क्या करना है, एक्सेस मिलने के बाद जी 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है। आपको टाइप करना है ट्रेड टाइगर, ट्रेड टाइगर डाउनलोड फॉर पीसी। तो ट्रेड टाइगर पे जब आप जाएंगे वो यहां पर आपको ऑप्शन देगा डाउनलोड की, तो आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड ट्रेड टाइगर पे जाना है। यहां पर आपको ऑप्शन बता रहे हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम 4 जीबी की रैम होनी चाहिए आपके लैपटॉप की, 10 जीबी का फ्री स्पेस होना चाहिए, 2 एमबीपीएस का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये इस सॉफ्टवेयर की बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू, या कोई तीसरा भी यूज कर सकते हैं, पर चार्टिंग के पर्पज से जो मेरा हाईली रिकमेंडेड है वो शेर खान है। कुड भी इसमें मेरे को अच्छे से समझाना आता है, शायद ये रीजन हो सकता है। तो डाउनलोड ट्रेड टाइगर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर ही आपका सारा कुछ डाउनलोड कर देगा और इसका सेटअप आपने कंप्लीट कर लेना है। और जो आपको सेटअप करने के बाद, जो भी आपको सेटअप करने के बाद चीजें मिली हैं, जैसे यहां पर अब जब आप इसे प्ले कर देंगे तो ये आपके इसमें डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसमें आप अपने क्रेडेंशियल्स डाल के इसको लॉगिन करेंगे। आपके पास बिल्कुल एक एम्प्टी स्क्रीन होगी, इतना सब कुछ नहीं होगा जितना यहां पर खुला हुआ है, बिल्कुल एम्प्टी स्क्रीन होगी। तो एम्प्टी स्क्रीन में जाके सेटिंग्स आपको कुछ करनी है। वो सेटिंग्स क्या करनी है, कैसे करनी है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उससे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को थोड़ा सा समझते हैं और फिर आके हम चार्ट को देखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो सेटिंग्स तो है ही है, एक और इंपॉर्टेंट काम भी है, वो है कैंडलस्टिक को पढ़ना या कैंडलस्टिक को समझना। तो सबसे पहले कैंडलस्टिक के पैटर्न को समझते हैं। आपको चार्ट पे 2 कलर की कैंडल दिखेंगी, एक का कलर होगा ग्रीन और दूसरी का कलर होगा रेड। ये ग्रीन, और एक और जो आपको ऐसी ही कैंडल दिखेगी उसका कलर होगा रेड। ये कैंडल का कैसे भी शेप हो सकता है, मैं एक रैंडम शेप ले रहा हूं, आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं कि कुछ कुछ आपको इस तरीके से कैंडल्स देखने को मिलेंगी चार्ट के ऊपर। अब ये कैंडल्स क्या हैं और कैसे काम करती हैं, सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। कैंडल को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो ऊपर का पॉइंट है और जो ये नीचे का पॉइंट है, इस पूरे को हम बोलते हैं कैंडल की रेंज। कैंडल की रेंज, जो ये सिंपल सी दुम नीचे निकली हुई है या ऊपर निकली हुई है, इसको हम टेल भी बोल सकते हैं और इसको हम विक भी बोल सकते हैं। और जो ये डार्क पोर्शन है सारा का सारा, ये इस कैंडल का बॉडी पार्ट है। तो यही चीज जब हम इस रेड कैंडल पे देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक इस पूरे कैंडल की रेंज है। ये वाला पार्ट विक है, ये वाला पार्ट विक है या टेल है, और जो ये अंदर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे बॉडी। अब एक कैंडल की फॉर्मेशन होती कैसे है वो चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कैंडल की फॉर्मेशन को समझने के लिए जब कभी ग्रीन कैंडल होगी तो ग्रीन कैंडल को समझने के लिए
हम एक छोटी सी बात को समझते हैं। कि ये जो जगह है, ये इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस है और ये इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है ग्रीन वाले केस में, और जो नीचे वाला एरिया है ये इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस है। अब हुआ क्या, मान लेते हैं कि प्राइस एक बार के लिए 100 रुपए पे ओपन हुई, प्राइस नीचे आया 98 तक, ऊपर गया 110 तक, एक बार के लिए इसने 112 का हाई बनाया था पर 110 पे आके क्लोज हो गया। तो ग्रीन कैंडल में हमेशा प्राइस नीचे ओपन होगा और ऊपर क्लोज होगा। तो 100 रुपए पे प्राइस खुला, एक बार के लिए 98 तक गया, बाइंग आई, प्राइस एक बार के लिए 112 तक गया, सेलिंग आई, प्राइस आके 110 पे क्लोज हो गया। इसको हम ग्रीन कैंडल बोलेंगे। अब ये ग्रीन एक्साइटिंग है नहीं है वो सब चीजें हम बाद में समझेंगे, अभी हम सिर्फ कैंडल को पढ़ रहे हैं कि कैंडल को पढ़ना कैसे है, सिर्फ कैंडल को पढ़ने की फॉर्मेशन को समझ रहे हैं। रेड कैंडल को समझते हैं। रेड कैंडल में एक ही चेंज है कि इसका ओपन ऊपर होगा और इसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे होगी बॉडी पार्ट पे। तो इस कैंडल को अगर हमें पढ़ना हो तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, 110, सेम पुराने वाले फिगर लिख रहा हूं, 112, 100 और 98। ये कैंडल 100 रुपए पे खुली, ये कैंडल 110 रुपए पे खुली, एक बार के लिए हल्की सी बाइंग गई, 112 तक गई, वहां पर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ, प्राइस 98 तक आया, यहां पर थोड़ी सी बाइंग मिली और 100 पे आके ये कैंडल क्लोज हो गई। तो ओपन कहां हुई 110 और क्लोज कहां हुई 100। तो जब भी कभी प्राइस में नेगेटिव मूवमेंट आएगी, नेगेटिव मूवमेंट को हमेशा जो डिनोट किया जाएगा, नेगेटिव मूवमेंट को डिनोट करेंगे रेड कैंडल से, नेगेटिव मूवमेंट को डिनोट करेंगे रेड कैंडल से। और जब भी कभी प्राइस में पॉजिटिव चेंज आएगा, पॉजिटिव मूवमेंट आएगा, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ग्रीन कैंडल से। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं ये मानते हुए किसी को कुछ भी नहीं पता। और शेयर्स क्या होते हैं अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो बस ये समझ लो टॉफियां गोलियां होती हैं जो हम मार्केट में जाके खरीदते हैं। टॉफी गोली है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस कब बढ़ता है कब घटता है, कैसे क्या चीज चेंजेस आते हैं, बस उन चेंजेस को समझने के लिए शेयर की जगह आप उसका नाम टॉफी रख दो, कुछ भी रख दो। शेयर है क्या, बेसिकली किसी भी कंपनी की इक्विटी है, ओनरशिप है जो आप उस कंपनी में ऑब्टेन करते हैं। तो इसी चीज को हम चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। कैंडलस्टिक्स को देखते हैं और आप सबका फेवरेट चार्ट निफ्टी ओपन करते हैं। निफ्टी में चीजों को कैसे समझा जाएगा। मैंने चार्ट पे कुछ एक कलर मार्क कर रखे हैं, आप उन कलर से या लाइनों से मत जाना, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूं एक बार के लिए ताकि आपके लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाए। रिमूव ऑल, सब कुछ हट गया। ये भी RSI भी हटा देते हैं, एवरेज भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, सब कुछ हटा दिया हमने चार्ट से। यहां पर एक ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, इसका ऊपर तो विक है नीचे विक नहीं है, तो क्या ये कैंडल गलत है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन ये कैंडल खुली प्राइस नीचे आई ही नहीं, ऊपर ही ऊपर जाती रही और ऊपर जाके हल्का सा ऊपर और गई थी पर थोड़ा सा नीचे आके इसने क्लोजिंग दे दी। तो जब भी कभी मैं इस कैंडल पे क्लिक करूंगा, 1 मार्च की ये कैंडल है, OHLC, O माने ओपनिंग, H माने हाई, L माने लो एंड C माने क्लोज। यानी कि ये कैंडल 20,048 पे ओपन हुई, 20,047 का लो लगाया, ऊपर गई तो 22,048 पे ओपन हुई, 22,047 का लो लगाया और 22,353 का हाई लगाया
लेकिन क्लोज होते होते 22,338 पे क्लोज हो गई। तो ये एक ग्रीन कैंडल का एग्जांपल है जो अभी हमने देखा। प्राइस पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रही है तो ग्रीन कैंडल। ये रेड कैंडल है, इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोज। ओपन तो हुई 22,214 पे, हाई भी लगाया, 15 पॉइंट ऊपर भी गई उससे 22,229 तक, 22,229 तक। लो भी लगाया इसने 21,915 का, लेकिन क्लोज हुई 21,951 पे। क्लोज कहां हुई? 21,951 पे। तो ये क्या शो कर रहा है कि जब प्राइस ओपन हुई तो 22,200 थी और पूरा दिन खत्म होते होते प्राइस ने नेगेटिव मूवमेंट दिखाई। तो नेगेटिव मूवमेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? रेड कैंडल से। अब यहां पर आप देख रहे होगे कि ग्रीन कैंडल तो है लेकिन इन सबके साइजेस अलग अलग हैं। ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसमें विक नाम के लिए है। ये छोटी सी ग्रीन कैंडल है लेकिन इसमें विक बहुत बड़ी है। ये बहुत छोटी ग्रीन कैंडल है, ये छोटी रेड कैंडल है। ये छोटी रेड कैंडल है और इसकी विक बड़ी है। ये रेड कैंडल कंपैरेटिवली बड़ी है, इसकी विक छोटी है। ये ग्रीन कैंडल का बॉडी पार्ट छोटा है लेकिन विक कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी विक है इसकी। तो यहां पे ग्रीन कैंडल कुछ और शो कर रही है, यहां पे रेड है, लेकिन सभी के शेप और साइज अलग अलग तरीके से हैं। तो इन सारे शेप्स और साइज को हम कैसे समझेंगे? आइए उसी पर चलते हैं। क्या यहां तक किसी को कुछ डाउट है जो हमने डिस्कशन किया है? नो सर। किसी को भी कुछ डाउट है तो आप लोग पहले डाउट लीजिए, फिर हम नो। आगे चलते हैं। थैंक यू। तो हम आगे चलते हैं। ये कैंडल का साइज कुछ और भी हो सकता है। ये कैंडल का साइज कंपैरेटिवली छोटा भी हो सकता है। अगर ये रेड कलर की कैंडल है तो मान लेते हैं कि छोटी कैंडल बनी और इसकी विक बड़ी थी। इसकी विक बड़ी थी, जैसा हमने देखा कि पीछे ऐसी कैंडल्स भी बनी हुई हैं। तो ये कैंडल क्या डिनोट कर रही है? ये कैंडल का ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज अब हम लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रेड कैंडल है तो रेड कैंडल कहां खुलेगी? ऊपर की तरफ। ये इसका ओपनिंग प्राइस है और ओपनिंग प्राइस मान लेते हैं 110 रुपए है। एक बार के लिए 111 तक ये कैंडल गई, ऊपर जा रही थी, लेकिन सेलिंग प्रेशर आया, प्राइस को नीचे लेके गया और कहां तक ले गया? प्राइस को ले गया 100 रुपए तक। लेकिन यहां पर कुछ बाइंग आई जिसकी वजह से कैंडल वापस ऊपर चढ़ गई और यहां पर ही इसको क्लोज कराया इन्होंने। और क्लोज कहां कराया? लगभग 106 रुपए पर। तो ओपनिंग कहां है इस कैंडल की? 110। हाई कितना है? 111। लो कितना है? 100। और क्लोजिंग पॉइंट क्या है? 106। तो ऐसी कैंडल जिसके अंदर बॉडी पार्ट कम है, इस कैंडल को हम बोलते हैं बेस कैंडल। जिसके अंदर टोटल रेंज क्या है इस कैंडल की? 100 से लेके 111 की रेंज है, जिसमें बॉडी पार्ट 50% से कम है ऑफ टोटल रेंज। 50% से कम है ऑफ टोटल रेंज उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बेस कैंडल। और जिसके अंदर बॉडी पार्ट 50% से ज्यादा है ऑफ टोटल रेंज, उसको हम बोलेंगे एक्साइटिंग कैंडल। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये कैसी कैंडल है? एक्साइटिंग या बेस? समझा जाए तो एक्साइटिंग कैंडल है। बेस कैसे होती? बेस ये तब बनती जब इसका बॉडी पार्ट कंपैरेटिवली छोटा होता ग्रीन कैंडल का और विक ज्यादा बड़ी होती। तो इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं? इस कैंडल को हम बोलते हैं कि ये एक बेस कैंडल है। अब इस बेस कैंडल की फॉर्मेशन कैसे हुई होगी? इसमें प्राइस नीचे ओपन होगा, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है बॉडी पार्ट, ये इसने लो लगाया और ये इसका हाई है।
तो इसमें क्या हो सकता है कि मान लेते हैं ओपन ये हुई 110 रुपए पे, नीचे गई 100 रुपए तक, एक बार के लिए 115 तक भी गई थी, लेकिन 112 पे आके क्लोज हो गई। तो देखा जाए तो इसका बॉडी पार्ट कंपैरेटिवली टोटल रेंज के 50% से कम है। तो इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे? इस कैंडल को हम बोलेंगे बेस कैंडल। तो आइए अब इसी चार्ट में देखते हैं और समझते हैं बेस कैंडल कौन सी है और एक्साइटिंग कैंडल कौन सी है। ये जो ग्रीन कैंडल जिसके ऊपर मैं कर्सर घुमा रहा हूं, ये कैसी कैंडल है? एक्साइटिंग या बेस? आप अपना जवाब बता सकते हैं। बेस कैंडल। बेस कैंडल है। ये रेड कैंडल कैसी है? बेस। बेस कैंडल, थैंक यू। और ये वाली रेड कैंडल को हम क्या बोलेंगे? एक्साइटिंग, राइट। ये वाली ग्रीन कैंडल को जिस पे कर्सर अभी मूव कर रहा है, बेस। बेस। Exciting. वेरी गुड, ये बेस है, ये बेस है क्योंकि इसमें विक बहुत ज्यादा लंबी है। ये वाली ग्रीन एक्साइटिंग है, ये वाली ग्रीन बेस है, ये वाली ग्रीन भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, और ये भी बेस ही हम मानेंगे। अब एग्जैक्टली नहीं पढ़ेंगे कि वो 50% है या नहीं है। अगर वो देखने में बेस लग रही है तो आप उसे बेस मान लो। उसका बॉडी पार्ट बहुत बड़ा नहीं है तो हम उसे एक्साइटिंग कंसीडर नहीं करेंगे। ये भी बेस कैंडल, ये एक्साइटिंग कैंडल, ये भी काइंड ऑफ बेस कैंडल ही है, और ये एक रेड एक्साइटिंग कैंडल है। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करने वाले थे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ट्रेड टाइगर या ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस ले लीजिए। ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस आपको ज़ीरोधा के साथ फ्री मिल जाएगा, और एल्स वो 25-30 हजार रुपए साल का पेड सॉफ्टवेयर है। और ट्रेड टाइगर का एक्सेस भी आपको शेर खान के साथ फ्री मिल जाएगा, तो आप ये भी ले सकते हैं। और दोनों पर ही अकाउंट खुलवाने के कोई चार्जेस नहीं है, दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन अप कर देंगे। तो आप अकाउंट खुलवाइए। जो आपको होमवर्क दिया है, इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, और जो ये होमवर्क है, इस होमवर्क को जरूर करना। इस होमवर्क में अगर आपने ऐप्स को डिलीट नहीं किया, और इस सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और, पांचवा पॉइंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, नो न्यूज चैनल। सारे न्यूज चैनल बंद कर दो, कोई न्यूज चैनल नहीं देखना। स्पेशली किस काम के लिए नहीं देखना? ट्रेडिंग पर्पस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देखना। और बिजनेस न्यूज चैनल तो बिल्कुल भी नहीं देखने। आपको कोई एक स्पेसिफिक न्यूज देखनी है, किसान की या किसी और आंदोलन की या आपके अड़ोस पड़ोस की, तो सर्च कर लो गूगल पे और वो ढूंढ लो। लेकिन जितने भी न्यूज चैनल हैं उन सब की एप्स को डिलीट कर दो। सारे के सारे न्यूज चैनल फॉरएवर, ना जी न्यूज, ना सीएनबीसी, ना कोई और, कभी भी नहीं देखने। इसमें बैठे हुए सारे के सारे एनालिस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान कराने के लिए बैठे हैं। अगर इन्हीं न्यूज चैनल से आपको पैसा आ रहा है तो गॉड ब्लेस यू, इन्हें ही देखो, ट्रेड करो, फिर आपको इन्हें बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन्हें देख के पैसा नहीं आ रहा, और इनके देख के अगर आपको नुकसान हो रहे हैं, या इन्हें देख के अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही, तो प्लीज इन्हें बंद कीजिए परमानेंटली। इन्हें कभी भी नहीं देखना। नाउ योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। अब आप लोगों के डाउट्स का समय। जी, डाउट्स बताएं। डाउट्स बताएं प्लीज आज की क्लास के। हार्दिक जी, जितिन जी, लक्ष्य जी, दीदी आपको हो, गीतिका जी आपको हो, अंश भाई आपको हो। नहीं भैया, मैं क्लियर हूँ। एक बार प्लीज इस रिकॉर्डिंग को देखना और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, ताकि हम चार्टिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। और कल की क्लास हम 6 बजे रखते हैं फिर से, और चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे। Thank you so much. It was a wonderful Thank class. you. Thank you so much. थैंक यू। Thank you, Pankaj. थैंक यू गीतिका।